नमस्कार। हिंदी की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शब्द विचार और शब्द भेद की। हमेशा ये देखने में आता है जो हिंदी की तैयारी करते हैं या एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, शब्द भेद पढ़ते हैं, सार्थक और निरर्थक। इतना पढ़ लेने के बाद उन्हें ये लगता है कि यहाँ से एग्जामिनर आप कुछ भी प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो सब आपके दायरे में आ गए हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ दो हमने शब्द लिखे हैं, एक शब्द विचार लिखा है और शब्द भेद लिखा है। तो शब्द विचार की परिभाषा क्या है और किसने इन्हें परिभाषित किया है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम अगर चर्चा करें यहाँ पर शब्द विचार को लेकर, तो शब्द विचार को परिभाषित किया है महाभाष्य में, महर्षि पतंजलि ने। कौन सा ग्रंथ में? महाभाष्य ग्रंथ में। याद रखिएगा, ग्रंथ आप कौन सा याद रखेंगे? महाभाष्य ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि यहाँ पर इन्हें समुचित परिभाषित करते हैं। वो बताते हैं कि जो कानों से सुना जा सके, किससे? जो कानों से सुना जा सके। तो ग्राह्य मतलब, कहने का मतलब है कि बुद्धि के आधार पर इन्हें सिद्ध करते हैं, और जो प्रयोग से सिद्ध हो सके। इतनी डेफिनेशन होने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि क्या होता है शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार की परिभाषा यही आएगी, याद रखना है। कौन से ग्रंथ में शब्द भेद या शब्द विचार की परिभाषा दी गई है? तो महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में उन्होंने परिभाषित किया है। महर्षि पतंजलि यहाँ पर कहते हैं, बताते हैं कि जो कानों से सुना जा सके, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, जो बुद्धि से ग्राह्य हो सके, आप उसको काफ़ी अच्छे से अपने विवेक पर भी बना सकते हो। किस प्रकार से आप अपनी एक नई ट्रिक इजाद कर सकते हो इनको याद रखने के लिए, वो आपकी बुद्धि पर काम करेगा। जो प्रयोग से सिद्ध हो, हाँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में भी पूछा जा रहा है और जिसका मतलब निकलता हो, तो ये होता है आपका शब्द विचार और शब्द विचार की यह परिभाषा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन सिद्धकों ने शब्द के कितने भेद स्वीकार किए हैं, तो आप बोलेंगे सर शब्द के दो ही भेद होते हैं, और क्या? सार्थक और निरर्थक। देखिए, सार्थक और निरर्थक तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द भेद अगर आपका प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ तो पढ़ना ही है हमें। अब हम चर्चा करते हैं शब्द भेद की। शब्द भेद क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे शब्द भेद पढ़ा है सर, वही तो पढ़ने जा रहे हैं, सार्थक और निरर्थक। हाँ बिल्कुल, सार्थक और निरर्थक होता है, बिल्कुल। ये जो आपकी बुक में लिखा गया है, जो आपको कहीं से पढ़ने को मिल रहा है, वही आप पढ़ रहे हो। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए शब्द भेद में आपसे कि प्राचीन चिंतकों ने कितने शब्द भेद स्वीकार किए हैं और कौन से हैं? चिंतकों ने, अब प्राचीन चिंतकों ने कितने आधार पर शब्द के भेद माने और कौन कौन से वो शब्द होते हैं? ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, ये आपको याद रखना है। प्राचीन चिंतकों के आधार पर ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक ये शब्द के भेद स्वीकार किए गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनके डेफिनेशन को लेकर, क्योंकि डेफिनेशन से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ध्वन्यात्मक में किस प्रकार की ध्वनि होती है, तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें आप पाएंगे मृदंग की ध्वनि हो, ठीक है, या फिर वाद्य यंत्रों की ध्वनि हो, उसे हम ध्वन्यात्मक कहेंगे, प्राचीन चिंतकों के आधार पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो। अब हम वर्णात्मक की अगर हम चर्चा करें शब्द भेद की, तो जिन्हें कंठ के सहयोग से उच्चारित किया जाता है उन्हें हम वर्णात्मक कहते हैं। इसमें कौन सी ध्वनि आती है? क आती है ना, तो ये कंठ के सहयोग से, जो अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो कंठ के सहयोग से ये उपचारित होती है, इसलिए इनको हम वर्णात्मक कहते हैं। और देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पता क्या? प्राचीन चिंतकों के आधार पर शब्द निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द का भेद है? ठीक है,
तो वहां पर विकल्प पे आएगा ए सार्थक, बी निरर्थक, सी ए और बी दोनों, ठीक है, डी होगा यहां पर ध्वन्यात्मक। अब अगर अब पढ़ा है तो आंसर करोगे, नहीं है तो उतावलेपन में अगर ऊपर की हिंदी का लेवल पढ़ा है तो आप चले जाओगे सी वाले ऑप्शन के साथ, ठीक है, क्योंकि शब्द भेद में आप इनको ही जानते हो, इनको तो जानते ही नहीं, प्राचीन चिंतकों के आधार पर पूछा जा रहा है, ठीक है। शब्द भेद में प्राचीन चिंतकों के आधार पर कौन सा शब्द का भेद है, तो वो आपका राइट आंसर होगा डी ध्वन्यात्मक, ठीक है, जिसमें वाद्य यंत्र मृदंगों की ध्वनि हो, या फिर वर्णात्मक भी विकल्प पे रखा जा सकता है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर समझाया कि प्रश्न किस प्रकार से निर्मित हो सकते हैं। तो यह शब्द की परिभाषा आपको समझ में आ गई है। महर्षि पतंजलि को याद रख लीजिएगा, महाभाष्य में परिभाषा दी गई है। तो इतना आसान नहीं है कि ऊपर के लेवल की हिंदी पढ़ लोगे और MPSI में 70 नंबर आप अर्जित कर लोगे, तो ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा लगता है। इस प्रकार की हिंदी पढ़ोगे तो बिल्कुल 70 में से 70 नंबर आप अर्जित कर पाओगे। शब्द भेद की एक और परिभाषा है, अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई या कहें कि स्वतंत्र इकाई को हम शब्द भेद कहते हैं। अब अनेक वर्णों के मेल से बनी, ठीक है, अनेक वर्णों के मेल से बनी। अब अनेक वर्ण के कौन कौन से जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आ भी आ गया है, ठीक है, ग भी आ गया है, ग भी आ गया है, ख भी आ गया है, घ झ झ एक्सेट्रा, यार जितने भी आपको पढ़ा है बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। तो ये अनेक वर्ण है, अभी आपको कोई व्यंजन कोई स्वर नहीं है, ठीक है। क्या अनेक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र इकाई को शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। अब स्वतंत्र इकाई में देखिए शब्द कौन कौन से हैं। मैं लिखता हूं यहां पर राधा, मैं लिखता हूं यहां पर बाबू, मैं लिखता हूं यहां पर वंशिका एक्सेट्रा। तो ये शब्द स्वतंत्र है और इनको लेकर आप किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हो। आपके कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये तो वही के लिए इस्तेमाल हो सकता, नहीं, आप कर सकते हो। तो भाषा की सार्थक इकाई को हम अनेक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र इकाई को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द के कितने भेद है जो अब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो है यहाँ पर सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक, ये आपके दो शब्द भेद हो गए हैं। सार्थक शब्द की परिभाषा क्या है, देखिए सार्थक शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो अर्थ को पूर्ण करते हो और विशेष शब्द का बोध कराते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं, जिनके अर्थ निकलते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए किसके अर्थ निकलेंगे, भाई पानी, तो पानी का अर्थ निकलता है, जल वगैरह एक्सेट्रा पर्यायवाची में पढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी, रोटी, चाय, इन सभी के अर्थ निकलते हैं कि भाई चाय है, ये सार्थक है, जैसे घर वगैरह एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए निरर्थक, जिनके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए निरर्थक शब्दों में आप देखिए कई बार हम जीवन में इनको उपचारित भी करते हैं। जैसे यहीं के उदाहरण देख लें, पानी, वाणी। अब पानी के साथ वाणी का उच्चारण नहीं जमेगा। अब बहुत से बोलेंगे, ज्ञानी लोग बताएंगे कि वाणी का उच्चारण तो होता है जो आप बोल रहे हो वही वाणी, अर्थ निकल रहा है। भाई यहाँ पर क्या पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, है ना। पानी के साथ वाणी का अर्थ नहीं निकलेगा भाई, समझ में आ गया। रोटी, ओटी, चाय, वाय, तो ये निरर्थक है, इनके कोई अर्थ नहीं निकल रहे। मैंने उदाहरण दिया है, ये वाणी, वोटी, रोटी, चाय, वाय, इनको हम क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं, जिनके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, इन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ये है आपके निरर्थक शब्द, जिनके कोई भी अर्थ
व्याकरण में नहीं निकल पाते हैं। जैसे एक सॉन्ग है ना, मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, ठीक है, अगर वो बोल दे, गाने को थोड़ा चेंज कर दे कि मेरी मम्मी ने तुम्हें वाई पे बुलाया है, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये बोली वाई और क्या चीज़ होती है, कि मारने कुटने का प्रोग्राम तो नहीं है मम्मी जी का, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर बड़ा, ठीक है। दैनिक जीवन में शब्द में या शब्द के साथ थोड़ा बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे किसी से भेंट होती है तो चलो आइए पानी वानी लीजिए, रोटी वोटी खाइए, चाय वाय पीते हैं, नाश्ता वास्ता, है नी, कपड़ा वपड़ा। तो ये कपड़ा वपड़ा, कपड़े का अर्थ निकलता समझ में आता है कि यार ये ड्रेस है, कपड़े हैं, ठीक है। वपड़ा का अर्थ समझ में नहीं आता है। धोना, वो रोना धोना, तो रोने का समझ में, धोने का नहीं समझ में आता है कि क्या धोना होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके निरर्थक शब्द। आपने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को जरूर पढ़ा है। इन सभी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वह होती है सार्थक शब्दों से, है ना। तो याद रखिएगा बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो सार्थक शब्द के भेद कितने होते हैं? आप यहां पर शानदार क्वेश्चन और बन जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो। शब्द के भेद में तो 2 हो गए, अब सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं अगर ऐसा प्रश्न हो तो 4 भेद होते हैं इसके, ठीक है। पहला आपका है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये 4 भेद आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से मिलकर भी एक शब्द बनता है जिसको हम संकर शब्द कहते हैं। वो वहां पर हम फिर 5 पढ़ेंगे। बाकी आपको इतना याद रखना है कि सार्थक शब्द के भेद कितने होते हैं, तो वह कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहीं से इनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि इनके अर्थ निकलेंगे यहाँ पर, इसीलिए ये आपको ज्ञात होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो आगे कंटिन्यू जब हम करेंगे यहाँ पर, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को पढ़ेंगे। बहुत अल्टीमेट तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से तत्सम शब्द बार बार पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से बड़ी आसानी से आप इनको समझ पाएंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। अगर आप लेक्चर पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साइड में बेल आइकन दिया गया है, वहाँ पर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब भी हिंदी की क्लास में लेकर आऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्लास को मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।